नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के पेपर नंबर 3 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करें आपके पेपर नंबर 3 का नाम है भारतीय काव्य शास्त्र एवं प्रमुख सिद्धांत। ये आपके पेपर नंबर 3 का नाम है। ठीक है, तो एक काम आप जरूर कर लीजिएगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं वहाँ के सिलेबस को उठा लीजिएगा और एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 3 का नाम भारतीय काव्य शास्त्र एवं प्रमुख सिद्धांत है। अगर है तो तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक बार जरूर ये देख लीजिएगा कि कहीं आपके पेपर नंबर 4 या ये एक या 2 का तो नाम नहीं है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। नहीं तो पता चले कि आप यहाँ से पेपर नंबर 3 की तैयारी करके गए हैं और वहाँ पे आपका एक भी प्रश्न आया ही नहीं। प्रश्न क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका वो प्रश्न पत्र का वो नाम ही नहीं था। ठीक है, तो कहाँ से प्रश्न आएगा? तो इस प्रकार से आप जरूर मिला लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। आज हम केवल खंड आ के बारे में देखेंगे। अतुलग्थेय के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खंड बा और सा के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, कल या फिर अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उसके बारे में। चलिए, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पूछ रहा है कि वाक्यम रसानात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ये आचार्य विश्वनाथ जी की जो है क्या उक्ति है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे रस निष्पत्ति के प्रमुख व्याख्याकार कौन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रस निष्पत्ति के प्रमुख व्याख्याकार भट्ट लोलट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको तीसरा नंबर आपसे पूछा गया है कि साधारणीकरण के प्रतिपादक का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भट्ट नायक को साधारणीकरण का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रसिक प्रिया किसकी रचना है। तो आपको लिखना होगा केशव दास जी की रचना है। ठीक है, क्या? रसिक प्रिया। चलिए, अगला प्रश्न आपसे यहीं पे पांचवा नंबर पूछ ले रहा है कि वक्य वक्रता से आपका क्या आशय है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कवि की अलौकिक क्या? कवि की अलौकिक प्रतिभा से उद्भूत जो वर्णन का विलक्षण चमत्कार है। ठीक है, वह अलंकार है। आगे आपको लिखना होगा अलंकारों की व्याख्या कुंतक ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है और अलंकारों के प्राय वाच्य और प्रतीयमान दो भेदों के रूप में वर्णन किए हैं। ठीक है, आगे लिखना होगा आपको कि वाक्य वक्रता में अलंकारों का अंतर्भाव रहता है। ठीक है, क्या रहता है? अंतर्भाव रहता है। सूक्ति आदि नवीन भाव भंगिमाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। वाक्य वक्रता के अंतर्गत उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन आता है। इसमें एक प्रकार का वर्णन तो स्वाभाविक रहता है जिसे स्वभावोक्ति के रूप में कहा जाता है। दो और दूसरा कवि की सहज और आहार्य प्रतिभा द्वारा अलौकिक या विलक्षण वर्णन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका जवाब देंगे। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मम्मट कृति काव्य की परिभाषा दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तद दोषों शब्दार्थों सगुण अवलोकन कृति पुनः क्वापी। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है जो रचना दोष रहित है, शब्द अर्थ से युक्त हो। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा काव्य सहित हो, कहीं कहीं अलंकार रहित हो, काव्य कहलाती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अगर आप देखें तो सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कविता क्या है, किसकी रचना है। तो आपको बताना है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, आठवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसका कथन है। तो आपको लिखना होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। ठीक है, नौवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि काव्य के कितने हेतु होते हैं, नामोल्लेख कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में काव्य के 3 हेतुओं को बताया गया है। पहला प्रतिभा, दूसरा आपकी व्युत्पत्ति और तीसरा आपका अभ्यास। ठीक है, ये आपको 3 यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रमुख काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा के महत्व की मीमांसा कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे काव्य हेतु के अंतर्गत प्रतिभा को प्रायः सभी विद्वानों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। किसी ने उसे प्रतिभा कहा है तो किसी ने शक्ति के नाम से उसे अभिहित किया है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे विद्वानों की दृष्टि से प्रतिभा कवि की वह विशेषता है जो जन्मजात अथवा सहज रूप से प्राप्त होती है। आगे आप लिखेंगे भट्ट तौत के अनुसार देखें तो उन्होंने लिखा है कि नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा अर्थात नए नए भावों की उद्भावना ही प्रतिभा शक्ति कहलाती है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे राजशेखर ने प्रज्ञा और प्रतिभा को समान आर्थक माना है। मतलब वो कहते हैं प्रतिभा और जो आपकी प्रतिभा है और जो आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्त
प्रज्ञा है, ये दोनों समानार्थक हैं, दोनों के अर्थ समान हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे प्रतिभा का ही दूसरा नाम शक्ति है, जिसे मम्मट ने कवित्व बीज रूपा बताकर काव्य हेतुओं में उसे सर्वोपरि स्थान दिया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 11वां नंबर प्रश्न वहीं पे आपसे पूछ रहा है कि आचार्य दंडी के काव्य के कितने हेतु बताए हैं, तो यहाँ पे आपको लिखने होंगे, इन्होंने 3 बताए हैं, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, उसके बाद आपको अभ्यास, ये 3 यहाँ पे आपको जो है बताने रहेंगे। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाँ, काव्य शोभा कारण सॉरी काव्य 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 शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन किसका है, तो आपको लिखना होगा ये आचार्य दंडी जी का कथन है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रस के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताने होंगे कि टोटल यहाँ पे 10 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है नैसर्ग की चा प्रतिभा सुरसत बहु निर्मलम, उसके बाद हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, अमांदा विभोगच्य, ठीक है, कारणम काव्य संपदा किसकी पंक्ति है, तो आपको लिखना होगा आचार्य दंडी जी की जो है ये क्या है आपकी पंक्ति है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है भट्ट तौत के शब्दों में प्रतिभा की परिभाषा दीजिए, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा उन्होंने क्या लिखा है, भट्ट तौत ने, अभी आपने ऊपर ही इसको पढ़ा है कि प्रज्ञा नवोन्मेष से शालिनी प्रतिभा मता। ठीक है, अर्थात स्वतः नए नए अर्थों का उद्घाटन करने वाली प्रज्ञा ही प्रतिभा है। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं, तो भट्ट तौत जी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि काव्यम काव्यम यसे अर्थकृते, ठीक है, यसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्र छत्तये, यह किस आचार्य की पंक्ति है, तो लिखना होगा ये आचार्य मम्मट की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दृश्य काव्य के प्रमुख कितने भेद होते हैं, तो लिखना होगा दृश्य काव्य के 2 भेद भारतीय साहित्य शास्त्र में पाए जाते हैं, पहला रूपक और दूसरा उपरूपक। ठीक है, रूपक के 10 और उपरूपक के 18 भेद माने जाते हैं। रूपक और उपरूपक के भेदों को का क्रमानुसार नामोल्लेख निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पे नीचे बताया गया है। रूपक के जो 10 भेद होते हैं वो यहाँ पे पहला नाटक, ठीक है, फिर उसके बाद प्रकरण, फिर भाण, फिर उसके बाद आपका जो है प्रहसन, ठीक है, प्रहसन, उसके बाद व्यायोग, उसके बाद समौकार, फिर उसके बाद डिम, फिर उसके बाद बीथी, अंक, और आखिरी में आपका आ जाता है इहा मृग। ठीक है, उपरूपक के 18 भेद हैं, पहला नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, फिर उसके बाद नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षण, उसके प्रेक्षण रासक, ठीक है, उसके बाद अलापक अलापक, उसके बाद श्रीगदित, फिर शिल्पक, फिर विलासिता, फिर दुर्मलिका, फिर उसके बाद प्रकरणी, फिर हल्लीस, फिर उसके बाद भाणिका। ठीक है, ये आपके 18 भेद उपरूपक के बताए गए हैं। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी उक्ति है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा ये आचार्य भामा जी की कृति है, देखिए उक्ति है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दा काव्यम किसका कथन है, तो आपको लिखना होगा पंडित राज जगन्नाथ जी का ये कथन है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है रुद्रटकृत काव्य की परिभाषा बताइए, तो आप लिखेंगे ननु शब्दार्थो काव्यम, जो है ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आचार्य मम्मट द्वारा प्रणीत ग्रंथ का नाम लिखिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे काव्य प्रकाश, इनके जो है प्रणीत ग्रंथ है, किसके द्वारा, आचार्य मम्मट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दंडीकृत काव्य की परिभाषा बताइए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवाच्छिन्न पदावली। ठीक है, अर्थात काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ के युक्त पदावली से होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कविता अपने मूल में जीवन की आलोचना है, उक्त किसकी है, तो आपको लिखना होगा ये किसकी उक्त है, तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड की जो है
युक्ति है, ठीक है, उक्ति है। अगला प्रश्न जो है आपसे 24 नंबर पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद कृत काव्य की परिभाषा दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजशेखर द्वारा कितने प्रकार के कवियों का उल्लेख किया गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सारस्वत, उसके बाद अभ्यासिक, फिर उसके बाद औपदेशिक कवियों में राजशेखर ने 10 अवस्थाएं मानी हैं। इन 10 अवस्थाओं के अनुसार अधोल्लिखित 10 तरह के कवि राजशेखर ने माने हैं, ठीक है। पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काव्य विधा स्नातक, दूसरे आपके हृदय कवि, तीसरे आपके अन्यापदेशीय कवि, ठीक है। उसके बाद अगले आपके चौथे आ जाते हैं सेविता, पांचवें आपके घटमान, छठे आपके महाकवि, सातवें आपके कविराज, आठवें आपके आवेशिक और नौवें आपके अविच्छेदी और 10वें आपके संक्रमयिता, ठीक है। ये आपके 10 यहाँ पे 10 प्रकार के कवि आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है, या उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विभाव अनुभाव, क्या विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, ठीक है, ये इनका सूत्र है, ठीक है, रस का। अगला प्रश्न जो है 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, आचार्य भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो आप लिखेंगे नाट्य शास्त्र जो है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रस सूत्र के प्रारंभिक 4 व्याख्याताओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला आपके भट्ट लोलट, उसके बाद संकुक, फिर उसके बाद भट्ट नायक, फिर उसके बाद अभिनव गुप्त, ये आपके 4 यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भट्ट लोलट के रस सिद्धांत का नाम उल्लेख कीजिए। तो भट्ट लोलट का जो रस सिद्धांत है वो उत्पत्तिवाद से है, ठीक है। अगला प्रश्न 30 नंबर जो है आपसे पूछा गया है, आचार्य शशंकु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम बताइए। तो इसमें आपका नाम कौन सा आ जाता है, अनुमतिवाद, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 31 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भट्ट नायक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम बताइए। तो भट्ट नायक द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो आपका भुक्तिवाद है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डॉक्टर नागेंद्र का रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो उनका जो नाम है रस सिद्धांत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है रस को कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, काव्य अलंकार किसकी कृति है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य भामा जी की कृति है, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शब्द की शक्तियों का नाम बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये आपकी 3 शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि साधारणीकरण का संबंध किस काव्य संप्रदाय से है। तो आपको ध्यान में रखना है साधारणीकरण का संबंध काव्य के रस संप्रदाय से है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सात्विक अनुवाद कितने होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है सात्विक अनुवाद 8 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा माच, ठीक है, और चौथा आपका स्वरभंग, और पांचवा आपका बेपथु, उसके बाद फिर वैवर्ण, फिर अश्रु, फिर प्रलय, ये आपके जो हैं 8 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं। तो उनके अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रसराज किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और इसका अस्थाई भाव प्रेम या फिर रति होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा या फिर जिसे आप घृणा का नाम कहते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आचार्य विश्वनाथ के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। तो आप ध्यान में रखिएगा क्या है, साहित्य दर्पण, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कितने, 33 संख्या मानी गई है, ठीक है, किसका। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रस संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में किस आचार्य को माना है। तो आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रतिपादक स्वीकार किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रस और भाव का अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, भरत मुनि ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जबकि भाव के
विषय में उन्होंने कहा है कि मानसिक अवस्थाओं का व्यंजक प्रदर्शन ही भाव है। यह 4 प्रकार का होता है: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन नाम बताइए। तो पहला आप यहाँ पे लिख देंगे काव्य अलंकार। ठीक है, और 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उद्भट के ग्रंथ का नामोल्लेख कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे काव्य अलंकार रास सार संग्रह। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि वामन के काव्य शास्त्र या फिर जिसे ग्रंथ कहते हैं का नाम बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे काव्य अलंकार सूत वृत्ति जो है ये आपका नाम है। 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुभाव के कितने भेद होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है अनुभाव के 5 भेद होते हैं: कायिक, वाचिक, मात्रिक, आहार, उसके बाद सात्विक। ठीक है, ये आपके यहाँ पे 5 भेद बताए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सौंदर्यम सौंदर्यम अलंकारम अलंकारा किसकी उक्ति है। तो आपको ध्यान में रखना है ये किसकी, वामन जी की उक्ति है। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सरस्वती कंठाभरण किसकी कृति है। तो आपको ध्यान में रखना है ये भोजराज जी की जो है क्या है, कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं। तो रमणीयता के आधार पर काव्य के 3 भेद होते हैं। पहला ध्वनि काव्य जिसे हम उत्तम काव्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका गुणीभूत व्यंग और इसको हम जो है मध्यम काव्य के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपका चित्र काव्य जिसे हम अधम काव्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसमें 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रूपक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा उदित उदयगिर, मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भूषण बिनु न बराई हाँ भूषण बिनु न बिराजई, कविता कविता बनिता मित, उक्त किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है। तो आपको ये लिखना होगा अलंकारवादी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आचार्य केशवदास ने अलंकारादित, ठीक है, काव्यांगों का वर्णन किस ग्रंथ में किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कवि प्रिया नामक ग्रंथ में जो है इसका वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, पूछा गया है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताने हैं 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अगला प्रश्न आपको लिखना होगा किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम लिखने हैं। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये सारे जो हैं कौन आपके शब्दालंकार के भेद हैं। ठीक है, चलिए यमक अलंकार का कोई उदाहरण देना है। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे तो पर बरों उर्वशी सुन राधिकीय सजान। ठीक है, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना रहेगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य भामा, ठीक है, जयदेव, आचार्य केशव आदि लोग हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राजशेखर के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे काव्य मीमांसा जो है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आचार्य क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे आचार्य क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध रचना कविकुल कंठाभरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पर उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का विधान होता है। इस अलंकार की पहचान मनु, मनो, मनहु या जनु, जनो, जनहु के शब्दों से की जाती है। जिनमें ये शब्द आपको देखने को मिल जाए वो आप जान जाइए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है सोहत ओढ़े पीठपत, श्याम मनोहर गात, मनोहु नीलमणि शैल पर, आपत पर्यो प्रभात। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मनु शब्द मिला तो आप समझ लीजिए ये जो है आपका किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछ सकता है कि जयदेव के काव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसे मानते हैं। तो आप लिखेंगे अलंकार को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे लिखेंगे कि काव्य दर्श के प्रणेता कौन है। तो काव्य दर्श के प्रणेता आचार्य दंडी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है आचार्य दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो आपको लिखना होगा ये अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि रीति को काव्य की
आत्मा किस विद्वान ने स्वीकार किया है? तो आपको लिखना होगा रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा रीतिरात्मक काव्यरस्य कहकर जो है उन्होंने रीत को की आत्मा स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अतयो विपरश्यता गुण काव्येषु कीर्तितः किसकी उक्ति है? तो आपको लिखना होगा आचार्य भरत मुनि जी की जो है ये उक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 68 नंबर की वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो आपको लिखने होंगे इनकी संख्या कितनी है? 10 है। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वामन के अनुसार रीत के कितने भेद हैं? तो आपको लिखना होगा आचार्य वामन के ने रीत के 3 भेद स्वीकार किए हैं। पहले आपके कौन से आ जाते हैं? वैदर्भी रीत, उसके बाद दूसरा गौड़ी रीत और तीसरा आपका पांचाली रीत। ये आपके 3 रीत यहाँ पे जो हैं आपके स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कि रीत काव्य के आधारभूत तत्व कितने हैं? तो आपको लिखने होंगे रीत काव्य के आधारभूत तत्व मुख्यतः 3 हैं, गुण, दोष, अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है आचार्य मम्मट ने काव्य में गुणों की संख्या कितनी स्वीकार की है? तो आपको लिखना होगा आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या 3 स्वीकार की है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक है, ये 3 यहाँ पे स्वीकार किए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि माधुर्य गुण को सदो उदाहरण परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे काव्य के अंतर्गत माधुर्य गुण उस स्थान पर होता है जिसके पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का हृदय सहज सहजता सहजतया द्रवित एवं आनंदित होने लगता है। इसमें पद योजना प्रायः समास रहित और कर्णप्रिय होती है। टा वर्ग वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। अंगा, या, मा और न आदि ध्वनि का प्रयोग शुभ होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मधुर्य गुण प्रायः श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। उदाहरण के स्थान पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ो प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ठीक है, इस प्रकार से आप ये लिख पाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं। तो आपको लिखना होगा आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो लिखेंगे आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि वक्रोक्ति के संबंध में आचार्य कुंतक ने क्या कहा है? तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को गंध्य भंगी क्या वैद गंध्य भंगी भड़ीत अर्थात कथन की विचित्रता माना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लिखेंगे हिंदी वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? तो आपको लिखना होगा डॉक्टर नागेंद्र हिंदी वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो आप लिखेंगे आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला आपका कौन सा है? पहला आपका वर्ण विन्यास वक्रता है, दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता है, तीसरा आपका पद परार्ध वक्रता है, चौथा आपका वक्रता है, वाक्य वक्रता है, पांचवा आपका प्रकरण वक्रता है और छठा आपका प्रबंध वक्रता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अभिव्यंजना किसमें होती है? तो आपको लिखना होगा वस्तु में होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किसका कथन है? तो आपको लिखना होगा आचार्य वामन जी का जो है ये कथन है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इलियट के नवैसिकता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इलियट के अनुसार वैयक्तिकता के अनेकता का जन्म होता है। क्या? वैयक्तिकता से अनेकता को जन्म होता है, अतः उस पर नियंत्रण रखने के लिए निवैयक्तिकता आवश्यक है। इलियट परंपरा और वर्तमान के मध्य
रचनाकार को माध्यम मानते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अतः उनका तर्क है कि माध्यम अर्थात कभी व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्ति करे तो कला नहीं है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा वैयक्तिकता सिर्फ पलायन कला है। ठीक है, फिर आगे लिखना होगा सृजन प्रक्रिया में कवि के समक्ष वर्तमान और अतीत का अनुभव होता है, वैयक्तिकता रह ही नहीं जाती। ठीक है, अगला प्रश्न आप लिखेंगे, पूछ रहा है आपसे कि आचार्य आनंदवर्धन के प्रमुख ग्रंथ का नाम उल्लेख कीजिए, तो आप पहला लिख देंगे कौन सा, धन्यालोक। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक किसे स्वीकार किया जाता है, तो आप लिखेंगे आचार्य आनंदवर्धन को ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न आप लिखेंगे ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है, तो लिखेंगे आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। ध्वनि के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि। ठीक है, कि काव्य की आत्मा जो है क्या है, ध्वनि है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ सकता है कि अपारे काव्य संसारे क्या, अपारे काव्य संसारे कविरेवः प्रजापति, फिर आगे लिखेंगे यथास्मेह रोचते विश्वम तदेथम परिवर्तते, किसका कथन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आचार्य आनंदवर्धन जी का कथन है। किसमें लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने ध्वन्यालोक में लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लिखेंगे कि ध्वनि के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ध्वनि के मुख्यतः दो भेद हैं, पहला आपका अभिधा मूला और दूसरा आपका लक्षणा मूला। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 86 नंबर क्वेश्चन की गुणीभूत व्यंग्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, गुणीभूत व्यंग्य काव्य के कितने भेद हैं, तो आप लिखेंगे 8 भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ध्वनि को किस आचार्य ने काव्य आत्मा माना है, तो आचार्य आनंदवर्धन ने जो है इसको काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गुणीभूत व्यंग्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, गुणीभूत व्यंग्य पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले ध्वनिवादी आचार्यों में वाक्य के 3 भेद माने हैं, पहला आपका ध्वनि काव्य, दूसरा आपका गुणीभूत व्यंग्य काव्य और तीसरा आपका चित्र काव्य। ठीक है, अगला आगे लिखेंगे कि जहाँ पर व्यंग्यार्थ की तुलना में वाच्यार्थ अधिक चमत्कार युक्त होता है अथवा दोनों समान रूप से चमत्कार युक्त होते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे वहाँ गुणीभूत व्यंग्य होता है, गुणीभूत को मध्यम काव्य कहा जाता है। गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद माने जाते हैं, पहला आप लिखेंगे कौन सा, अगूढ़ व्यंग्य, दूसरा आप उपरयांग, फिर तीसरा आप उपरयांग। ठीक है, उसके बाद उपरयांग भूत व्यंग, आगे आप लिखेंगे वाक्य सिद्ध व्यंग, तीसरा आप लिखेंगे, अगला आप लिखेंगे भूत व्यंग, तीसरा गूढ़ व्यंग। ठीक है, और उसके बाद संदिग्ध प्रधान्य व्यंग, फिर आप लिखेंगे आक्योश्रित व्यंग्य, और फिर आप लिखेंगे असुंदर व्यंग्य। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि औचित्य विचार चर्चा किसकी कृति है, तो आप लिखेंगे ये आचार्य क्षेमेंद्र जी की कृति है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कला के लिए सिद्धांत का प्रणेता कौन है, तो आप लिखेंगे आर्ट ऑफ आर्ट सेक, अर्थात कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस में हुआ है। इसका श्रेय आस्कर वाइल्ड को है। वैसे इनका सर्वप्रथम संकेत थियोफिल गोतिये ने दिया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, अगर आपको ये PDF बिल्कुल मुफ्त चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आपको ये PDF बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।